हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आज हम पढ़ेंगे हिमांक। हिमांक क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का जमना, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चों आप बर्फ़ जमाते हो, तो बर्फ़ जमाने के लिए जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? वो बर्फ़ के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा बर्फ़ जमता है। तो बर्फ़ कब जमेगा? जब पानी का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा बर्फ़ जमेगा। यानी वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हिमांक में अवनमन। देखो बच्चों, हिमांक में अवनमन यानी नाम से ही पता लग रहा है हिमांक है। अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी उसके हिमांक में कोई कमी आएगी। मतलब जैसे बर्फ़ जमेगा, उसके जमने में उसके टेम्परेचर में किसी न किसी प्रकार की कमी आएगी, तो हिमांक में अवनमन। तो क्या होता है? जब हम किसी विलायक के अंदर या किसी विलयन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, जब किसी विलायक के अंदर या विलयन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। डेफिनेशन नोट करो आप। विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में कमी आ जाती है। विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, अभी इसका हम एक ग्राफ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वाष्प दाब है और यहाँ पे ताप, टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? हिमांक में अवनमन, विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, यानी डेल्टा TF बराबर TF1 माइनस के TF2। डेल्टा TF बराबर TF1 माइनस TF2, जहाँ डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, TF1 विलायक का हिमांक और TF2 विलयन का हिमांक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों कि माना, मतलब अब इसमें क्या होगा, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे कि जो विलायक है, विलायक से बर्फ़ कब बनेगा? यानी पानी है, पानी से बर्फ़ कब बनेगा? जब हम पानी को टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यानी पहले पानी के टेम्परेचर नॉर्मल अवस्था में कुछ और है, और बर्फ़ बनाने के लिए हमें उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी हम बर्फ़ जमा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लिया हमने यहाँ पे हमारे पास कोई एक विलायक है ए, ये क्या है? विलायक ए है। अब इस ए को हम क्या करेंगे? ताप में हम कमी लाएंगे कि मान लिया कि ये एक कंडीशन पे यहाँ तक घटा और यहाँ से आके अचानक से ये ऐसे घटा, कि जो ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये है हमारा लिक्विड और सॉलिड के इक्विलिब्रियम में है, कि इस पॉइंट पे क्या होगा? जो हमारा द्रव है, इसको हम अगर इसका टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो ये यहाँ से क्या बन सकता है? सॉलिड बन सकता है, कि यहाँ पे आके ये सॉलिड बन जाएगा। और इस स्टेट में क्या है, ये यहाँ से नीचे लाएंगे तो सॉलिड, और इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो लिक्विड। मतलब ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, कि यहाँ से द्रव से ठोस और ठोस से द्रव की अवस्था में जा सकते हो। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा सॉलिड अवस्था में आ जाएगा, यानी बर्फ़ की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आया, ये इसको बोलेंगे हम T
F1 क्योंकि ये ए का है। लेकिन जब इसके हम बी मिला देंगे, यानी इसके सॉल्यूशन के अंदर हमने कोई बी मिला दिया, यानी अब क्या बन गया, ए बी विलियन बन गया हमारा, ये हमारा विलियन बन गया। अब विलियन के अंदर जैसे हमने बी मिलाया तो इसमें क्या हुआ कि इसके हिमांक में कमी आ जाएगी, बी मिलाने से हिमांक में कमी आ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ से हमने बी मिलाया तो ये क्या होगा, ये ऐसे घटना शुरू होगा और एक बिंदु पे ये यहाँ पे आके कि इस अवस्था पे आके ठोस बन जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर में कमी आई तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे TF2। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम दिखाएंगे डेल्टा TF। तो यहाँ पे हमने देखा कि विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक कम है, यानी हिमांक में क्या आ गई, कमी, अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है बच्चों, ये इसका ग्राफ हुआ। अब हम देखते हैं इसका नियम। नियम क्या है, डेल्टा TF समानुपाती m, यानी विलायक का हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, उन विलयन के हिमांक में अवनमन, उनकी मोलल सांद्रण यानी मोललता, मोललता ल है र नहीं है, मोलरता नहीं मोललता है। विलयन का हिमांक में अवनमन उनकी मोललता के समानुपाती होता है। जैसे हम समानुपाती को हटाएंगे, डेल्टा TF बराबर, समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाए हम KF इंटू M, चूँकि हम जानते हैं M बराबर क्या होता है, WB गुना 1000 बट MB गुना WA, ये हमने पढ़ा था मोललता। तो हम यहाँ पे M की वैल्यू रख देंगे, तो डेल्टा TF बराबर WB गुना 1000 गुना KF बटे MB गुना WA, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो यार हमने पढ़ा हिमांक में अवनमन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, वे विलयन जो सभी तापमानों एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी तापमानों एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इनके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आदर्श विलयन की कंडीशन क्या थी कि ये कोई भी टेम्परेचर होगा, जो राउल्ट लॉ फॉलो होता है जिस भी टेम्परेचर और जिस भी सांद्रता पर, तो वहाँ पे उस नियम का पालन करेंगे, यानी उस नियम को फॉलो करेंगे। तो राउल्ट के नियम की कंडीशन क्या होगी, यानी उसे फॉलो करने के लिए PA बराबर होना चाहिए P0 x A, PB बराबर होना चाहिए P0 B एक्स बी, और P बराबर होना चाहिए P बराबर PA प्लस के PB। तो राउल्ट का नियम यही था ना, PA बराबर P0 एक्स ए, PB बराबर P0 B एक्स बी और P बराबर PA प्लस PB। तो आदर्श विलयन क्या होगा, जहाँ पर PA बराबर P0 एक्स ए होगा, PB बराबर P0 B एक्स बी या P बराबर PA प्लस PB, यानी ये राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, इनके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आयतन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जो आयतन का मिश्रण होगा, डेल्टा V का मिश्रण होगा, डेल्टा V मिश्रण ये कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और जो थर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी, डेल्टा एंथैल्पी का है डेल्टा H मिश्रण, डेल्टा H मिश्रण कितना होगा, वो भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगी आदर्श विलयन की कंडीशन। अब आप इसके डालो अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
ठीक है। तो अनदर्स विलियन क्या होगा, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। और इनके बनने पर या इनके निर्माण पर आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इनके निर्माण पर आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो अनदर्स विलियन की कंडीशन क्या होगी, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो पी ए नॉन इजिकल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी नॉन इजिकल टू पी नोट बी एक्स बी, पी नॉन इजिकल टू पी ए प्लस पी बी, और डेल्टा वी मिक्सरण बी नॉन इजिकल टू जीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी मिक्सरण में भी परिवर्तन हो रहा है और डेल्टा एच मिक्सरण भी हमारा जीरो। ये सब के सब एक दूसरे के नॉन इक्वल होंगे, तो इसमें क्या होगा, ये अनदर्स विलियन होगा, क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे दूसरे शब्द हम कह सकते हैं, वे विलियन जो आदर्श विलियन की शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे विलियन जो आदर्श विलियन की शर्तों का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट स्केच है आपकी, अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक विचलन और नंबर 2 ऋणात्मक विचलन। अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक विचलन और नंबर 2 ऋणात्मक विचलन। बच्चों धनात्मक विचलन क्या होते हैं, वे अनादर्श विलियन, क्या डाल लो आप, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के अंदर आप क्या नोट करोगे, नोट करो, वे अनादर्श विलियन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। वे अनादर्श विलियन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं धनात्मक विचलन कहलाते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पीए था ये राउल्ट के नियम से अधिक होगा, पीए राउल्ट के नियम से अधिक होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और जो पी बी था वो भी, इसका भी वाष्प दाब पी नोट ए एक्स बी। मतलब इससे क्या कहना चाह रहा है कि मतलब धनात्मक विचलन क्या होगा, वे अनादर्श विलियन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे। यानी ये क्या है, राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, धनात्मक विचलन। इसके बाद ये नोट करने के बाद आप अब नोट करो, इनके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में वृद्धि होती है। इनके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में वृद्धि होती है। यानी सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी थी, ये सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, जो डेल्टा वी मिश्रण है इसके अंदर क्या हो रही है, वृद्धि यानी पॉजिटिव, और जो डेल्टा एच मिश्रण है, एंथैल्पी का मिश्रण है, इसके अंदर भी वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारी आदर्श विलियन, धनात्मक विचलन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन क्या होगा, क्या डालो, ऋणात्मक विचलन। इसके अंदर आप नोट करोगे, वे अनादर्श विलियन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। वे अनादर्श विलियन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं ऋणात्मक विचलन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गए, पी ए यानी राउल्ट के नियम से अब की बार कम वाष्प दाब उत्पन्न करें, पी ए पी नोट ए एक्स ए, पी बी पी नोट बी एक्स बी। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारे ऋणात्मक विचलन। अब इसके बाद आप एक नोट लिखोगे, लिखो, इनके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कमी होती है। इनके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कमी होती है। यानी ये फर्स्ट कंडीशन होगी थी। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा, डेल्टा वी का जो मिश्रण है, डेल्टा वी मिश्रण है वो कितना है, निगेटिव। थर्ड डेल्टा एच मिश्रण जो है वो भी कितना है, निगेटिव। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हो गए आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। और फिर अनादर्श विलयन के दो प्रकार थे, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन। अब इसके हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के ग्राफ देखते हैं कि इनके ग्राफ कैसे हैं। सबसे पहले हम धनात्मक विचलन का ग्राफ देखेंगे। बच्चों हमने राउल्ट के नियम का ग्राफ देखा था, वो हमने देखा था कि जब x ए हमारा 1 था
उस टाइम एक्स से हमारा 1 था, उस टाइम पे जो एक्स भी था वो कितना था 0। लेकिन जब एक्स भी मिलाते गए तो एक कंडीशन पे एक्स से कितना हुआ था 0 और एक्स भी कितना हुआ था 1। ये मैंने ग्राफ आपको पहले ही समझा दिया था, इसलिए आज मैं इसको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, जब वो शुद्ध अवस्था में था उसका वाष्प दाब अधिक था, तो जब इसके अंदर हमने बी मिलाना शुरू कर दिया तो इसके वाष्प दाब में कमी आनी शुरू हो गई, और जब बी बनना शुरू हुआ तो बी के वाष्प दाब में वृद्धि हुई, ये हुआ था पी नोट बी। तो जो यहाँ पे इसका वाष्प दाब था वो क्या था, पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, और जो इसका था पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। और जहाँ पे इन टोटल कुल विलन का वाष्प दाब क्या था, पी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो धनात्मक विचलन क्या थे, वे अनादर्श विलन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। यानी अभी यहाँ पे क्या होगा, राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे तो ये ऐसे आएगा कि ये अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, ये वाला और ये वाला, मतलब ये राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा है, तो ये हो गया हमारा धनात्मक विचलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक विचलन, ये भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे हमने x लिया, x से 1 और x भी 0, यहाँ पर x से 0 और x भी 1, यहाँ पे पी नोट है, यहाँ पर पी नोट भी। तो जैसे ही इसके अंदर हमने a मिलाना शुरू किया, सॉरी b मिलाना शुरू किया, तो a हमारा कम होना शुरू हुआ और b हमारा बढ़ना शुरू हुआ, और एक कंडीशन पे जाकर ये मिल गई। ठीक है, तो ये होगी हमारी पी इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, सॉरी गलत लिख दी, ये होगी हमारी पी इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये हो गया हमारी पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और ये होगी पी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब यानी वाष्प दाब में कमी, तो इसको हम ये कमी दर्शा रहा है ये वाली, तो इनमें सब में कमी आ रही है, तो ये है हमारा ऋणात्मक विचलन। ये होगा ऋणात्मक विचलन। तो ये आपके सामने दो ग्राफ है, एक धनात्मक विचलन का है, एक ऋणात्मक विचलन का। इसको मैंने फास्ट इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ये ग्राफ कैसे खींचे थे राउल्ट के नियम में पढ़ा दिए थे। ठीक है बच्चों, इनको आप नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो रोक करके नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रासरण दाब, सॉरी इससे पहले है प्रासरण। प्रासरण क्या होता है, जब किसी विलायक को नोट करो प्रासरण, या चलो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि प्रासरण क्या होता है। हमारे पास एक कोई पात्र है, कोई एक पात्र है, एक हमारे पास पात्र है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। इस पात्र के अंदर कोई लिक्विड भरा और इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर पे हमने एक झिल्ली लगा दी जिसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसके अंदर हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो विलयन है ना, तो विलायक के जो अणु है वे विलयन की ओर गति करते हैं। मतलब ये एक इसमें जो विलायक है, विलायक के अणु इसमें विलयन की ओर गति करेंगे, विलायक के अणु विलयन की ओर गति करेंगे। तो विलायक के अणु विलयन की ओर जो गति कर रहे हैं, इस होने वाली घटना को ही प्रासरण कहते हैं। ठीक है, नोट करो।
विलयन में उपस्थित विलायक के अणु, विलयन में उपस्थित विलायक के अणु लिखो, आप दूसरी डेफिनेशन लिखो। जब किसी विलायक विलयन को उसके विलायक से, यहाँ से नोट करोगे आप, जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है। जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है तो विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को प्रासरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका प्रासरण दाब। स्केच आपकी प्रासरण दाब। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, प्रासरण क्या होता है, वह क्रिया जिससे प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण क्रिया जिस दाब से संपन्न होती है, प्रासरण क्रिया जिस दाब से संपन्न होती है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण क्रिया जिस दाब से संपन्न होती है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। अर्थात जब यह विलायक के अणु विलयन की ओर गति कर रहे हैं तो विलायक के अणुओं को रोकने के लिए इसके विपरीत में जो दाब लगाया जाता है, विलायक के अणु इधर गति करे ना तो इन्हें गति करने से रोकने के लिए इसके विपरीत में जो दाब लगाया जाएगा उस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। आप नोट कर सकते हो अथवा में। प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए, क्रिया के विपरीत लगाए गए दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपका जो स्केच है देखो, प्रासरण दाब के आधार पर विलयनों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रासरण दाब के आधार पर विलयनों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 होता है अल्प पराशरी विलयन। नंबर 2 अति पराशरी विलयन। और नंबर 3 समपराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन और समपराशरी विलयन। अब आप स्केच डाल लो अल्प पराशरी विलयन। देखो, अल्प पराशरी विलयन नाम से ही पता लग रहा कि अल्प यानी कहीं ना कहीं कोई कमी, बहुत कम मात्रा। मतलब ये क्या होता है, हमारे पास 2 विलयन है, 2 विलयन हमें एक विलयन देगा वो, ठीक है। अल्प पराशरी की हम पहचान कैसे करेंगे, वे विलयन, नोट करो, वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब से कम होता है अल्प पराशरी विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब से कम होता है अल्प पराशरी विलयन कहलाते हैं। मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका अपना कोई प्रासरण दाब है और हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, उसका जब हम प्रासरण दाब ज्ञात करेंगे यदि दिए गए प्रासरण दाब से कम आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अल्प पराशरी विलयन। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्केच है अति पराशरी विलयन। अति का मतलब वृद्धि, तो ये क्या होगा, वे
वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब से अधिक होता है। वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब से अधिक होता है अति परासरी विलयन कहलाते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका प्रासरण दाब फिक्स है और हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, हम उसका प्रासरण दाब याद कर रहे हैं। यदि उसका प्रासरण दाब जो हमारे पास विलयन है उसके प्रासरण दाब से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, अति परासरी विलयन। उसके बाद होगा हमारा समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या होता है, वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब के बराबर होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब के बराबर होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। मतलब जो हम जिस भी सॉल्यूशन का हम निकाल रहे हैं और हमें दिया गया है दोनों का बराबर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, समपरासरी विलयन। बच्चों आज आपका लेसन खत्म होता है। यदि आपको इस लेसन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। आज आपका सेकंड लेसन खत्म हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।